तो पॉलिटिकल पावर सेंटर की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में सत्ता की रेस और अब कांग्रेस की हुई विनेश। जी हां, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों अब कांग्रेसी हो चुके हैं। हालांकि क्या चुनाव लड़ेंगे बजरंग, ये साफ नहीं है। विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी, ये बात कही जा रही है। इसके क्या मायने मतलब हैं, एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और इसी के साथ औपचारिक रूप से कांग्रेसी हो गई हैं पहलवान विनेश फोगाट। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की ओर से आधिकारिक लिस्ट आने का इंतजार है, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा तेज है कि विनेश चुनाव लड़ेंगी और बजरंग पूनिया कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं। जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इससे पहले 4 सितंबर को दोनों ने ही राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। उसी दिन उनके सियासी अखाड़े में उतरने की बात साफ हो गई थी। पिछले महीने पेरिस ओलंपिक में विनेश ओवरवेट होने की वजह से मेडल की रेस से बाहर हो गई थीं, जिसके बाद देश भर में विनेश को लेकर जबरदस्त माहौल बना था। पेरिस से भारत लौटने के बाद दिल्ली से लेकर हरियाणा तक विनेश का जबरदस्त स्वागत हुआ। दोनों ही खिलाड़ी जाट बिरादरी से आते हैं। चर्चा है कि विनेश जुलाना या फिर चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ सकती है। जिस चरखी दादरी सीट से विनेश के लड़ने की चर्चा है, उस सीट पर बीजेपी ने सुनील सांगवान को उतारा है। सुनील सांगवान जेलर रह चुके हैं और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं। मैं ये कहता हूँ, विनेश हमारी बेटी है, हमारी छोटी बहन है, हम उसका मान सम्मान करते हैं। मेरी दादरी की सारी जनता उठ के उसके स्वागत में गई थी। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ती तो ज़्यादा ताकतवर होती। राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के बाद तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता बनेगी एक पार्टी की, और उसके ऊपर राजनीतिक पार्टी की मोहर है। जुलाना और चरखी दादरी सीट से कांग्रेस पिछले कई चुनावों में बुरी तरह हारी है। बीजेपी भी इन दोनों सीटों पर कभी नहीं जीती। दोनों जगह जाट राजनीति, लोकल पार्टियों का दबदबा रहा है। इस बार विनेश के जरिए कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी चुनौती दे पाएगी, ये देखने वाली बात है। 30 साल की विनेश फोगाट इंटरनेशनल रेसलर हैं, कई मेडल भी जीते हैं। पिछले साल बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद विनेश पॉलिटिकल सर्कल में चर्चा का विषय बनी थी। तब से ही विपक्ष उनके साथ खड़ा है। अब विनेश के जरिए कांग्रेस हरियाणा में वापसी की उम्मीद देख रही है। तो पहलवान विनेश फोगाट अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई कुछ और अहम जानकारी मैं जल्दी से आपको बता देती हूं विनेश फोगाट के बारे में। देखिए, विनेश फोगाट आप जानते हैं कि एक महिला पहलवान है, चरखी दादरी की रहने वाली हैं विनेश फोगाट, और वहीं से उनको टिकट देने की बात भी सामने आ रही थी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली वो पहली महिला पहलवान है जिन्होंने पहली बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। अर्जुन पुरस्कार से नवाजी जा चुकी हैं विनेश फोगाट, उन्हें ये सम्मान मिल चुका है। और इसी के साथ कुछ और जानकारी भी मैं आपको देती हूँ विनेश फोगाट के बारे में। मशहूर पहलवान महावीर फोगाट के परिवार से हैं वो उनके ताऊ लगते हैं रिश्ते में। गीता बबीता चचेरी बहन है विनेश फोगाट की। दंगल फिल्म उन दोनों बहनों पर ही बनी थी। और इसी के साथ पति भी एक पहलवान ही है, सोमवीर राठी, जो खुद एक पहलवान है। तो ये विनेश फोगाट, अब देखना होगा कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो कांग्रेस को कितनी मजबूती दे पाती हैं। अखिलेश जी बिल्कुल, और देखिए हरियाणा कांग्रेस से ही जुड़ी ये खबर है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि इस बार वो सत्ता में आ जाएगी, पूरा जोर भी पार्टी लगा रही है। लेकिन ऐसे में कुछ कांग्रेस के जो क्षेत्रीय क्षत्रप वहां पर हैं, उनके मन में सीएम पद को लेकर लड्डू फूटने लगे हैं। 4 ऐसे दावेदार सामने आ चुके हैं।
चेहरा नंबर 1 भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चेहरा नंबर 2 कुमारी सैलजा। चेहरा नंबर 3 रणदीप सुरजेवाला। चेहरा नंबर 4 दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा कांग्रेस में सीएम पद के ये 4 चेहरे सामने आए हैं। भूपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े दावेदार पहले से हैं, लेकिन उनकी दावेदारी में रोड़ा बनने के लिए कुमारी सैलजा विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। ये माने कि कुमारी सैलजा जी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, फैसला जो भी आला कमान करेगा? नहीं, देखो कोई इस तरह की बात नहीं होती। मैंने केवल इच्छा जाहिर की थी। फैसला जब हाईकमान करेगा तभी आगे कार्रवाई होगी, दिस वे और दैट वे। एक और सांसद हैं रणदीप सुरजेवाला। सुरजेवाला राज्यसभा से सांसद हैं और इच्छा सीएम बनने की है। कैथल में इनके नाम के लगे पोस्टर इस बात की तस्दीक भी करते हैं। सुरजेवाला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि बहुमत मिलने पर सीएम की रेस में उनका भी नाम आए। और अब एक और सांसद दीपेंद्र हुड्डा की इस रेस में एंट्री हो गई। हरियाणा के अंदर जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और तेजी से कांग्रेस के पक्ष में एक लहर बनी है हरियाणा के अंदर, जिस तरह की लिस्ट आई है। हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनाने जा रहे हैं हरियाणा के लोग। ये बात खट्टर साहब को भी पता है, भाजपा के नेतृत्व। असल में कांग्रेस नेताओं को लगता है कि इस बार पार्टी हरियाणा की सत्ता में आने वाली है। ऐसे में हर कोई सीएम बनने का सपना पाले हुए है। राज्य की राजनीति में अलग अलग गुट बने हुए हैं। हुड्डा सैलजा को रोकना चाहते हैं तो सैलजा हुड्डा को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार सीएम रह चुके हैं, लिहाजा वो स्वाभाविक दावेदार हैं। लेकिन जिस तरह से सैलजा और सुरजेवाला ने चुनाव लड़ने की फील्डिंग सजाई, उससे तो ये लग रहा है कि हुड्डा की राह बहुमत के बाद भी आसान नहीं रहने वाली। लिहाजा बड़े हुड्डा के बाद छोटे हुड्डा ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताकर नहले पर दहला चलने की कोशिश की, ताकि बड़े हुड्डा की राह में कोई कील काटे आए तो छोटे हुड्डा कमान संभालने के लिए तैयार रहें। देखना होगा कि पार्टी क्या फैसला लेती है। काफी कुछ टिकट के बंटवारे से तय हो जाएगा। और बीजेपी की बात करें तो परसों रात बीजेपी ने हरियाणा के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की और लिस्ट जारी करते ही मानो बगावत से छिड़ गई, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर बागी तेवर दिखा रहे नेता। कई तो पार्टी छोड़ चुके हैं और जो नाराज है वो मानने को भी तैयार नहीं है। सीएम नायब सिंह सैनी सामने से आ रहे कर्णदेव कंबोज की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन कंबोज चेहरे पर नाराजगी का भाव दिखाते हुए हाथ मिलाने से इनकार कर देते हैं। वीडियो को एक बार फिर से देखिए। कर्णदेव कंबोज की तरफ सीएम हाथ बढ़ाते हैं और कंबोज हाथ जोड़ लेते हैं। तस्वीरें करनाल के मंधार गांव की हैं। यहां सीएम सैनी पार्टी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज को मनाने पहुंचे थे। कंबोज विधानसभा का टिकट चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने नहीं दिया। लिहाजा नाराज होकर परसों ही पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। गुरुवार को सीएम मनाने गए, लेकिन इस बेइज्जती के साथ खाली हाथ लौटना पड़ गया। कर्णदेव कंबोज क्या फैसला लेते हैं, ये तो वो समर्थकों से राय लेकर तय करेंगे। फिलहाल बीजेपी की टेंशन टिकट के बाद से बढ़ी हुई है। मैं सिर्फ मुख्यमंत्री का फोन आया था, मैंने उसको 2 टूक शब्द कह दिया कि ये डिसीजन जो है ना आपका गलत है और गलत डिसीजन पर हम कभी भी जो है ना स्वीकार नहीं करेंगे और हमारा कार्यकर्ता जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि ऐसे गद्दार आदमियों को आप टिकट दे रहे हो। तो कांग्रेस में और बीजेपी में क्या अंतर रह गया? रादौर और इंद्री ये दोनों सीटें तो गई, अब और कितनी इसकी चपेट में आएंगी अभी कुछ कह नहीं सकते। ये तस्वीरें रेवाड़ी से आई, जहां बीजेपी नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश खोला के घर से पार्टी के बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। सतीश खोला
बीजेपी के पीपीपी कोऑर्डिनेटर के पद पर थे। कसौली से टिकट चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने निराश किया तो नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। नहीं, मैं किसी भी दूसरे दल में नहीं जाऊंगा। मुझे टिकट नहीं दी गई और कोसली के विधायक को यहाँ से टिकट दी गई, इस पर मेरा विरोध है मैं नाराज हूँ। और उसका ये है कि मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है और मैं रेवाड़ी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। पलवल जिले के पृथला सीट से टिकट का सपना पालकर पॉलिटिक्स कर रहे दीपक डागर कार्यकर्ताओं से बात करते करते रो पड़े। दीपक डागर के घर गुरुवार को बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे थे। उनसे बात करते हुए आंखों में आंसू आ गए। दीपक ने रविवार को समर्थकों की मीटिंग बुलाई है, उसके बाद फैसला लेंगे आगे क्या करना है। बबानी खेड़ा से मंत्री विश्वंभर वाल्मीकि का टिकट काटा गया तो समर्थकों के बीच भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाए। गुरुवार को अपने घर पर वाल्मीकि समर्थकों से मिल रहे थे। सबके चेहरे पर मायूसी छाई थी। विश्वंभर आंसुओं को रोक नहीं पाए, रूमाल से आंसू पोंछते दिखे। बबानी खेड़ा में विश्वंभर वाल्मीकि की जगह बीजेपी ने कपूर वाल्मीकि को उतारा है। ये संगठन की लड़ाई हम आप लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे। सोनीपत से टिकट की दावेदार कविता जैन भी समर्थकों के बीच गुरुवार को भावुक हो गए। आप लोग हमारी ताकत बने। तमाम बागी 1-2 दिन में फैसला लेने वाले हैं। पार्टी के बड़े नेता और राज्य के गृह मंत्री रह चुके अनिल विज को यकीन है कि बागियों को समय रहते मना लिया जाएगा। जब भी ये टिकट वितरण होते हैं तो थोड़ी बहुत नाराजगी हुआ ही करती है, क्योंकि हर सीट पर कई लोग टिकट लेना चाह रहे थे। तो आला कमान ने कुछ पैमाने बनाए और उसके आधार पर उन्होंने एक को कई राउंड की चर्चा हुई है और उसमें जिन लोगों के रह गए वो अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, हम मना लेंगे, हमारे सारे पार्टी लगी हुई है, हम सबको मना लेंगे। इससे पहले रणजीत चौटाला, सावित्री जिंदल, लक्ष्मण नापा जैसे नेता बगावत का ऐलान कर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। बीजेपी का नेतृत्व वेट एंड वॉच की स्थिति में है। माना जा रहा है कि मनाने की कोशिश 1-2 दिन में शुरू की जाएगी। देखना होगा कि कौन मानता है, कौन बगावत करके चुनाव में उतरता है। तो भले ही पार्टी कह रही हो कि हम बागियों को मना लेंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसे तेवर उनके दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि पार्टी की मुश्किल बढ़ाने में कौन कौन से वो नेता शामिल हैं। रणजीत चौटाला का जिक्र सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए, मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बीजेपी के बागियों की लिस्ट है, एक-एक करके कई नाम इसमें शामिल हुए हैं। विधायक लक्ष्मण नापा कांग्रेस में शामिल हो गए बीजेपी का दामन छोड़कर। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष पद से करणदेव कंपोज का, तो वो भी इस्तीफा अपने इस पद से दे चुके हैं। किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और नाराजगी सीधे सीधे अपनी दिखाई है पहली लिस्ट के सामने आने के बाद। स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष आदित्य चौटाला, वो भी अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, इस पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए दादरी किसान मोर्चा के अध्यक्ष विकास उर्फ बल्ले, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और ये बगावत के जो नाम है एक करके जो बागी नेता है, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। हिसार में बीजेपी के नेता दर्शन गिरी महाराज ने भी इस्तीफा सौंप दिया है पार्टी को, हिसार में बीजेपी के नेता। इसके अलावा रेवाड़ी से युवा नेता है प्रशांत सनी यादव, इन्होंने भी पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफों की झड़ी लग गई जैसे ही पहली लिस्ट सामने आई। सोनीपत में सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस सीईसी की जो मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो गई है और इसी के साथ अब जिस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था वो लिस्ट भी सामने संभवतः थोड़ी देर में आ जाए। तो इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जैनेंद्र जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, क्या हुआ मीटिंग में, क्या खबर निकल कर आ रही है?
देखिए, बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस सीईसी की बैठक तीसरी खत्म हो गई हरियाणा को लेकर। आज कांग्रेस अपनी पहली सूची हरियाणा को लेकर जारी कर सकती है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि विनेश फोगाट टिकट पर मुहर लग चुकी है। विनेश फोगाट जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगी। सबसे पहले ये जानकारी एबीपी न्यूज के जरिए अपने दर्शकों को दे रहे हैं। विनेश फोगाट टिकट पर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने मुहर लगा दी है। विनेश जुलाना सीट उनके ससुराल के इलाके में आती है। जुलाना से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। तो कुछ ही घंटों पहले वो कांग्रेस में शामिल हुई है और टिकट फाइनल हो गई है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। बड़ी खबर क्या है, बजरंग पुनिया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हालांकि कांग्रेस में शामिल हुए, उन्हें एक बड़ा पद मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए जयेंद्र आपका। तो विनेश फोगाट जुलाना से लड़ेंगी, ये एक बड़ी खबर यहां से निकल कर आ रही है। बाकी कौन कहां से लड़ेगा, प्रत्याशियों के नाम जैसे ही सामने आएंगे वो जानकारी भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं बीजेपी खेमे की। हरियाणा में बीजेपी खेमे की बात की जाए तो एक ऐसा उम्मीदवार है जिसकी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। नाम है मंजू हुड्डा। गढ़ी सांपला से प्रत्याशी हैं और उनको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। दरअसल मंजू रोहतक जिला परिषद की अध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी दूसरी पहचान यह है कि एक गैंगस्टर की पत्नी है। बीजेपी ने उस सीट से मंजू को उतारा जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से जीतते हैं। मंजू के पति का नाम राजेश हुड्डा है, जिन पर हत्या से लेकर लूट तक के आरोप है। कोई मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड तो है नहीं। सिर्फ मैंने अब तक 1.5-2 साल में जितना भी कमाया है तो मेरे पास तो सिर्फ मेरी मेहनत है। कर लूँगी, मैं मेहनत करूँगी बहुत सारी, तो कोई चैलेंज नहीं है मेरे पास कि मैं ठीक है, मैं मेहनत करूँगी। बस मेरे को मेहनत करनी है और लोगों का प्यार और विश्वास मेरे को जैसे पीछे मिला था आगे भी मिलेगा, मेरे को इतना विश्वास है। और मेरे पति ने कभी ऐसा कुछ अभी तक राजनीति में आने के बाद और उससे पहले भी पीछे के जो 10 साल हैं कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि किसी को पर्सनली हर्ट किया हो या किसी का बुरा कर दिया हो। तो मैंने कुछ ना कुछ उनसे अच्छी चीज़ें सीखी हैं। तो जितना आप लोग उनको भी जानोगे या जनता उनको जानेगी तो ये सोचेगी कि हाँ भाई जितना सुना है उससे बिल्कुल हटके उनकी पर्सनैलिटी है, बुरे नहीं है वो। और आइए अब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। दरअसल आज अमित शाह खुद पहुंचे थे वहां पर और बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। इसमें खास बात यह है कि 25 बड़े वादे किए गए हैं जनता से। पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे काम हुए। मैं एनसी का घोषणा पत्र पढ़ता था, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का घोषणा पत्र जारी करती और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दल इसका मौन समर्थन करती। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत है। तो कश्मीर विजय का बीजेपी का ये घोषणा पत्र जिसमें 25 अहम वादे किए गए हैं। कुछ अहम वादों पर हम भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं जो वादे कश्मीर की जनता से किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। उसमें जो पहला नाम है वो है मां सम्मान योजना के तहत वरिष्ठ महिलाओं को 1500 रुपए हर माह दिए जाएंगे, हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे वरिष्ठ महिलाओं को। इसके साथ ही पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना से 5 लाख रोजगार का भी प्लान यहां पर इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तवी रिवर फ्रंट का विकास होगा, यह भी वादा किया है जम्मू कश्मीर की जनता से। अटल आवास योजना के तहत जो भूमिहीन हैं उन्हें मुफ्त में जमीन भी मुहैया कराई जाएगी, बीजेपी का यह भी एक अहम वादा। वृद्धा और विधवा पेंशन 1 से बढ़ाकर 3000 कर दी जाएगी। इस घोषणा पत्र में यह भी ऐलान किया गया है और इन्हीं वादों की तर्ज पर कश्मीर विजय का प्लान और यह घोषणा पत्र बीजेपी का। अखिलेश बिल्कुल। और अब दर्शकों को उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं जहां से बड़ी खबर यह है कि 1 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर क्या हुआ। समाजवादी पार्टी इसमें अब जाति का एंगल ढूंढ रही है।
आज बाकायदा एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का उसके घर गया, वहां पर लोगों से उसने बातचीत की। अब बीजेपी से एक बड़ा मुद्दा बना रही है और समाजवादी पार्टी पर कैसे प्रहार कर रही है, आपको दिखाते हैं। लाल टोपी लगाए ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो 1 लाख के इनामी आरोपी मंगेश के घर पड़ताल के लिए पहुंचे। मारा गया मंगेश यादव की जाति का है, लिहाजा समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है और सरकार को घेरने में लगी है। हम लोग बराबर सवाल उठा रहे हैं कि जाति के नाम पर जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, 2 को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो व्यक्ति, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है। यादव या मुसलमान ये बाहरी है, कहीं से बाहर से आया है। आरोप है कि 28 अगस्त को मंगेश यादव ने साथियों के साथ गहनों की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। इसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया और कल हुए एनकाउंटर में मंगेश मारा गया। परिवार कह रहा है कि पुलिस पूछताछ के बहाने ले गई थी। मंगेश ऐसे करता तो घर से लेके जाते और मालूम पड़ता तो भाग नहीं जाता। बंदा सोया था, वो इसको पकड़े 2 दिन अपने कस्टडी में रखे। माई बाप थे और दूसरा कोई होता पीछे गया होता। 2 दिन रखे के बाद तीसरे दिन उसको सुबह 4 बजे मार के वायरलेस कर दिए। भाई मुठभेड़ हुआ, गोली लग गया। अखिलेश ने फोन पर मारे गए मंगेश यादव के घर वालों से बात भी की और फिर इस एनकाउंटर को जाति से जोड़ते हुए कल रात दूसरा पोस्ट किया, जिसमें लिखा है कि 2 दिन पहले जिसको उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। पार्टी भी आरोप लगा रही है कि पुलिस ने मंगेश को पकड़ लिया था, बाद में गोली मार दी। सुल्तानपुर की घटना में जिस डकैती में 16 लोग इन्वॉल्व थे, एक यादव ही मिला था उसका एनकाउंटर करने के लिए, तो क्या जाति और धर्म की निगाह से हम लोग नहीं देखे? 2 दिन पहले इसको ले गए थे सुल्तानपुर वाले को, उसे पकड़ लिया था, फिर उसका एनकाउंटर हो गया। ये तो फर्जी एनकाउंटर ज़्यादा है। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव चोर डकैतों के साथ खड़े हैं। अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम पुरसी करना चाह रही है। पहले मुख्तार अंसारी के घर जाकर के वहां मातम पुरसी करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं, और अब मंगेश यादव जो 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश था, जो पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस कर रहा था, अब उसके यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। फिलहाल इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। बीजेपी की अपर्णा यादव ने अपनी नाराजगी की खबरों पर औपचारिक मुहर लगा दी है। उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अपना पदभार उन्होंने ग्रहण नहीं किया। खबर तो ये भी आ रही है कि देवरानी जेठानी अब साथ आ सकती है। लखनऊ से आई इस तस्वीर ने अपर्णा यादव की नाराजगी की खबर पर मुहर लगा दी है। महिला आयोग की अध्यक्ष बनी बबीता चौहान ने पदभार ग्रहण किया, लेकिन अपर्णा नहीं पहुंची। 3 सितंबर को यूपी सरकार ने अपर्णा यादव को राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद दिया था। अपर्णा इस पद से खुश नहीं और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बताया जा रहा है कि अपर्णा की गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात हुई और अमित शाह ने अपर्णा की बात को गंभीरता से सुना है। जिसको पार्टी जहां उपयुक्त समझती है वहां उसको समायोजित करती है। अगर कहीं को बात उन्हें लगता है कि मुझे उचित सम्मान नहीं मिला, बात करेंगी, बात रखी जाएगी। सभी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय लेता है और अनुशासित पार्टी है। अनुशासन में रहकर उस निर्णय को सब लोग स्वीकार करते हैं। वैसे बीजेपी में अपर्णा का भविष्य क्या होगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट किया है।
जिसे अपर्णा से जोड़कर देखा जा रहा है। 46 में 56 का हास्यास्पद और अपुष्ट दावा करने वाले ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रमुख पदों पर 100 में 100 अपने ही लोग बैठाए हुए हैं। क्या वो अपने से इतर औरों को इन पदों के लिए योग्य नहीं समझते, या फिर सिर पर लटकी हुई दिल्ली की तलवार की वजह से किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते? भाजपा अंदरूनी अविश्वास का शिकार है। पद स्थापना, कार्रवाई, निर्णय और आदेश का आधार न्याय होना चाहिए, जाति नहीं। चर्चा है कि अपर्णा समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो मालूम चला है उसके मुताबिक जल्द सैफई में अखिलेश यादव और डिंपल यादव से अपर्णा की मुलाकात हो सकती है। अपर्णा समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 में चुनाव लड़ चुकी हैं। तब अपर्णा के लिए प्रचार करने जेठानी डिंपल यादव लखनऊ कैंट पहुंची थी। ये वीडियो उसी दौरान की है। लेकिन 5 साल बाद 2022 में अपर्णा ने समाजवादी पार्टी के सियासी आंगन की दहलीज लांघी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। बीच में कभी लोकसभा चुनाव लड़ने तो कभी राज्यसभा जाने की चर्चा होती रही है, लेकिन इंतजार ही करना पड़ा। अब करीब 2.5 साल बाद महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद मिला तो नाराजगी की खबरें लखनऊ से दिल्ली तक वायरल है और चर्चा इस बात की कि अपर्णा घर वापसी कर सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। विधायक राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हुए। कहा, आम आदमी पार्टी का नेतृत्व है मनुवादी। राहुल की तारीफ की। संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने कांग्रेस में कराया शामिल। वक्फ बिल संशोधन के लिए बनी जेपीसी की बैठक में पक्ष विपक्ष के सांसदों के बीच हुई गर्मागर्म बहस। विपक्षी सांसदों ने उठाया वक्फ की संपत्ति पर सरकारी महकमों में कब्जे का सवाल। बीजेडी के पूर्व सांसद सुजीत कुमार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन हुआ। 20 सितंबर को कांग्रेस का एमपी में किसानों के लिए आंदोलन। किसानों की फसलों के दामों को लेकर आंदोलन। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन बढ़ा। अब 10 की बजाय 11 दिन तक चलेगा विधानसभा सत्र। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में आमंत्रण न मिलने पर जताई नाराजगी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र। बोले, भागलपुर का नागरिक होने के बावजूद नहीं मिला आमंत्रण। खैर, समय बलवान होता है। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने बड़ा बयान दिया कि अभी बातचीत चल रही है। राघव चड्ढा ने कहा कि उम्मीद है कि हरियाणा के हित में गठबंधन हो। सुनिए आप क्या कहा गया। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, हम होपफुल हैं। हमें उम्मीद है कि ज़रूर देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। हम हर संभव प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। थैंक यू। भाई, चर्चाएं चल रही हैं, अब इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती है, बट उम्मीद है, उम्मीद कायम है। थैंक यू। सर, आम आदमी पार्टी से अलायंस का ऐलान कब होगा? नो क्लैरिटी ब्रदर। ओके सर, कितनी सीटें आप लोग दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को? नो, सो फॉर नो क्लैरिटी। सर, आम आदमी पार्टी से अलायंस का ऐलान कब होगा? नो क्लैरिटी ब्रदर। ओके सर, कितनी सीटें आप लोग दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को? नो, सो फॉर नो क्लैरिटी। दरअसल कुछ देर पहले एक बड़ी खबर यह आ गई थी सूत्रों के हवाले से कि 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने प्रत्याशी उतार सकती है। बहरहाल अब अगली खबर का रुख करते हैं। खबर बिहार से है। बात नीतीश कुमार की करेंगे, चूंकि उनका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। उसमें वो लालू यादव से मिलने के लिए जाते हुए नजर आते हैं उनके घर। चर्चा ये होने लगी कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटने वाले हैं। सच्चाई क्या है, इस वायरल वीडियो की हमने पड़ताल की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा नीतीश कुमार का ये वीडियो 2 साल पुराना है। तब नीतीश और लालू साथ थे, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वीडियो गुरुवार का है और लालू से मिलने नीतीश उनके घर गए थे। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर विपक्ष के कई नेता और उनके समर्थक ये कहते हुए शेयर कर रहे हैं कि बिहार में खेला होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार ने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद पटना के कार्यक्रम में साफ कर दिया कि गलती हो गई थी कि उनके साथ चले गए थे। अब आगे इधर उधर नहीं करेंगे। पहले वाले क्या करते थे? कुछ करते थे, हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे
बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। 3 दिन पहले नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी। मामला सरकारी मीटिंग का था, लेकिन इस मुलाकात को बदलाव की आहट से जोड़कर आरजेडी के शुभ चिंतकों ने सोशल मीडिया पर माहौल बनाना शुरू कर दिया। अब लालू के घर गए नीतीश का पुराना वीडियो वायरल किया गया, जिस पर जेडीयू निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुराना वीडियो शेयर कर भ्रम फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इनको तो सिर्फ कुर्सी चाहिए। कांग्रेसी अफवाह के मास्टर रहे हैं। कांग्रेसी और राष्ट्रीय जनता दल ये ख्याली पुलाव और सपना देखने वाले लोग सपना देखते रहे। नीतीश कुमार जी कब कहां जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कैसे राज चला रहे हैं, ये सब बिहार की जनता जानती है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। अब कोई राजनीति में फैक्टर नहीं रहे। अब बार बार ये सफाई उनको देना पड़ रहा है, तो जनता का शंका और शक और बढ़ता जा रहा है। जो वीडियो वायरल किया जा रहा है वो ठीक 2 साल पहले 5 सितंबर 2022 का है। तब नीतीश बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी के साथ ही सरकार चला रहे थे। जिस दिन का ये वीडियो है, उस दिन नीतीश पटना से दिल्ली जा रहे थे। इधर शिमला में मस्जिद को लेकर बवाल भले ही सड़क पर थमता हुआ दिख रहा हो, लेकिन इस पर सियासत नहीं थम रही। आज भी जुबानी जंग जारी रही और कल इस मामले में कोर्ट में फैसला भी आने वाला है। प्रदर्शन की ये तस्वीरें गुरुवार 5 सितंबर की। शिमला की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतरे हुए थे। लेकिन आज शुक्रवार की सुबह से इस इलाके में पुलिस का पुख्ता इंतजाम किया गया था, क्योंकि जुमे की नमाज होनी थी। भारी सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ी गई और माहौल बाकी दिनों की तुलना में शांत रहा। लेकिन मस्जिद के अवैध निर्माण के आरोप को लेकर शिमला की सियासत शांत नहीं। पूरा समाज जो है इकट्ठा होकर के उस आंदोलन में हिस्सा लिया है। कल जो वहां पर भवन बना है, जिसको अनऑथराइज्ड माना जा रहा है, उस भवन को हटाया जाए, ऐसा कहना है उन लोगों का। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसा लग रहा है कि जनभावनाएं जो है वो आसानी से रुकने वाली नहीं। इस बात को मैं देख रहा हूँ। हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी स्थानीय लोगों के आंदोलन के साथ खड़ी है। सीएम सुक्खू लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कह रहे हैं। तो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। लेकिन हमारा दायित्व जो है वो समुदायों के बीच शांति बनाए रखने का। लेकिन पहाड़ों की रानी का ये विवाद शिमला की गलियों से निकलकर दिल्ली तक पहुंच चुका है। धर्मगुरुओं की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी के बड़े नेता भी कांग्रेस की सरकार को घेरने में जुटे। शिमला में सरकार ने जवाब दिया, ये मंत्री ने कहा वो सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बना है। लोग उसे कह रहे हैं कि इसको तोड़ो। नहीं, जायज़ तो ये अवैध तो अवैध होता है। अवैध चाहे जब मंदिर अगर भी होता है तो अवैध तो मंदिरों को तुरंत तोड़ देती है सरकारें। लेकिन जो अवैध मस्जिद है, अवैध मदरसे हैं, रोड पे बीच में बन जाते हैं, उसको पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अवैध तो अवैध है ना, स्वाभाविक है तोड़े जाना चाहिए। तो क्यों ही मस्जिद मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। यानी आज अवैध मस्जिद को संरक्षण किया जा रहा है, कल अवैध लोगों को किया जाएगा। मस्जिद के अवैध निर्माण के आरोपों को लेकर मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। परसों राज्य के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने माना था कि निर्माण में नियमों की अनदेखी हुई है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर सचिन ने मस्जिद के इमाम से बात की और विवाद की जड़ को जानने की कोशिश की। जो मलियाना में झगड़ा हुआ है उसकी वजह से यहाँ तक झगड़ा पहुँच गया, मस्जिद को साथ इसको जोड़ा गया, ये बड़े अफसोस की बात है। क्या हुआ था एग्जैक्ट, थोड़ा सा बताएं। कुछ लड़कों ने, हमारे जो एक हिंदू भाई हैं, तो उनके सर पे
कुछ चोट पहुंचा है और जिसमें 14 टांके लगे हैं। बड़े अफसोस की बात है, उनके दुख में हमारा दुख है। और ये मस्जिद पुरानी मस्जिद है, 1947 की पहले से ही मस्जिद है। कच्ची मस्जिद हुआ करती थी, मसलन टीन वगैरह का। शिमला के संझौली में 5 मंजिला मस्जिद बनकर खड़ी है। विवाद 10-15 सालों से चल रहा है। कल नगर निगम की अदालत में फैसला आने की उम्मीद है। इंतजार हो रहा है कि कोर्ट का फैसला क्या रहता है। इसके बाद साफ होगा कि आगे का माहौल क्या रहने वाला है। और अब बात करेंगे कुदरत के प्रकोप की। बाढ़ और बारिश से कैसे हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित है, वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कई शहरों के अंदर भी स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है। खासतौर पर जो तस्वीरें आप अभी अजमेर की देखेंगे। बाढ़ बारिश की तस्वीरों का यूं ही आना जारी है। प्रदेश बदल रहे हैं, क्षेत्र बदल रहे हैं, बस नहीं थम रहा तो बर्बादी की गवाही देती इन तस्वीरों का आना। सबसे पहले आपको राजस्थान के अजमेर लेकर चलते हैं। देश के इस रेगिस्तानी प्रदेश में इस वक्त चल रहा है आफत का काल और जनता है बेहाल। ये शहर का सिनेवर्ल्ड चौराहा है। ये इलाका राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का है। सड़क पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे मानो कोई तालाब हो या नदी हो। लोग खतरों से खेलते हुए अपने काम धंधे के लिए निकल रहे हैं। देखिए कितना पानी भरा है। बाइक हो या कार, सब इसमें डूबकर निकल रही हैं। सड़क पर खड़े ठेले या फिर स्टॉल की स्थिति देखिए। जल प्रलय की ये तस्वीरें तैयारियों के सारे दावों की पोल खोल रही हैं। अब आपको अजमेर से भीलवाड़ा लेकर चलते हैं। राजस्थान के शहर भीलवाड़ा के हालात भी अजमेर से अलग नहीं। भीलवाड़ा में भी घुटने तक पानी भरा है। यह है भीलवाड़ा का गुलापुरा इलाका, जहां सड़कें दरिया बन गईं, नाले उफान पर हैं। जिसे भी बाहर निकलना है उसे इस दरिया को पार करके ही जाना है। क्या पैदल, क्या बाइक में और क्या कार में। भीलवाड़ा में आफत की बरसात ने लोगों को घरों में कैद होने को मजबूर कर दिया। भीलवाड़ा की अब एक और डरावनी तस्वीर देखिए। रात के अंधेरे में एसयूवी कार तेज बारिश की वजह से बहते हुए एक दीवार पर अटक गई। अंधेरा ज्यादा था, इस कार में 6 लोग सवार थे। वो तो भला हो दीवार की आड़ और ग्रामीण की मदद से सभी 6 लोग सुरक्षित बाहर निकल गए, नहीं तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। जेसीबी की मदद से कार को सुबह निकाला गया। भीलवाड़ा जैसे ही हालात और स्थिति राजस्थान के सिरोही में भी है। कुछ लोग पानी की रफ्तार धीमी पड़ने की उम्मीद के साथ इंतजार में खड़े हैं। दूर दराज खेत खलियान तो छोड़िए, शहर के शहर डूब जा रहे हैं। जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं। अब आपको दिखा देते हैं इलेक्शन शॉट्स। जम्मू कश्मीर बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। बीजेपी ने लिए 25 संकल्प। महिला वोटर्स पर विशेष नजर। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ रेवाड़ी शहर में विरोध प्रदर्शन। हाथों में बैनर लिए लोग बोले, लक्ष्मण यादव स्वीकार नहीं। श्रीनगर में पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने साधा उमर अब्दुल्ला पर निशाना। बोले, एनसी बोलती है हमेशा झूठ। पहले यूटी में चुनाव न लड़ने की बात कहने वाले उमर 2 जगह से लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। खरगे, सोनिया, राहुल और प्रियंका का नाम लिस्ट में शामिल। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 40 लोगों के नाम। जम्मू में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने किया बावे वाली माता मंदिर में दर्शन। एमपी की धार्मिक नगरी उज्जैन में दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दंदहाड़े फुटपाथ पर महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। कई लोगों ने वीडियो बनाया। घटना पर एमपी का सियासी पारा गर्म।
पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बीजेपी का चक्का जाम। न्यू टाउन के वीआईपी रोड को बीजेपी समर्थकों ने ब्लॉक किया, कई जगह टायर्स में आग लगाई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे बना श्रीपंच तशनामा जूना अखाड़े का उत्तराधिकारी। जेल जाकर प्रकाश पांडे को संतों ने दी गुरु दीक्षा। प्रकाश पांडे का नया नाम प्रकाशानंद गिरी रखा गया है। कांग्रेस ने भी कोलकाता में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच। सूत्रों का दावा, मौके से जब्त दूसरी चीजों से भी मिला डीएनए। साइंटिफिक टेस्ट के बाद सीबीआई को मिलेगी डिटेल रिपोर्ट। पुणे में शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, अपने आप से मत कहो कि मैं बन गया हूं भगवान। आपके अंदर के गुण का फैसला लोगों को करना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना के खम्मम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है हरतालिका तीज। उज्जैन के सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों से की बातचीत। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।